हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है एक तरह की वर्ब यानी कि डू। आज हम लोग डू के ऊपर क्लास कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम इस दुनिया में इतनी सारी वर्ब्स हैं और आप जो है डू उठाकर बैठ गई हो। अगर हम एक एक वर्ब को एक एक दिन देंगे तो हो गई हमारी इंग्लिश और हो गए हमारे दूसरे सब्जेक्ट। तो बेटा ऐसा है कि तीन जो वर्ब्स हैं डेट इज बी, डू और हैव को तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्यों भाई, इतनी सारी वर्ब्स हैं, इन तीनों में ऐसा क्या स्पेशल है? तो देखो छोटी सी बात बताती हूँ। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वर्ब। वर्ब जो होती है क्रिया होती है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है मेन वर्ब और जिसके अंदर एक्शन वर्ब्स आती हैं, खाना पीना रोना हंसना बैठना। उसके बाद दूसरी तरफ आती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि इस मेन वर्ब के साथ में लगकर सेंटेंस को बनाने में मदद करती हैं। मतलब कि जब मेन वर्ब कहती है ना खाली मेरे बस की तो नहीं है, तो ये बोलती है कोई बात नहीं हमें यूज कर लीजिए। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी तरफ होती है मॉडल्स। अब देखो बेटा, तीन कैटेगरी बता दी मैंने। एक हो गई मेन वर्ब, एक हो गई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई मॉडल्स। अब यहां एक बात समझो, जो मेन वर्ब है ना बेटा, वो कभी भी मॉडल्स का काम नहीं करेगी, मतलब हेल्प नहीं करेंगी। मेन वर्ब कहेंगी हम तो हीरो हैं, हमें लेना है तो प्रॉपर लीजिए, मतलब कि हमसे पूरा का पूरा सेंटेंस हम पर डिपेंड होगा। हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कभी काम नहीं करेंगे। मतलब हम छोटा सी जगह, एक आप सोचोगे कि पूरे सेंटेंस के अंदर आपने एक मेन वर्ब ले रखी है, कुछ वर्ब ले रखी है, हमें छोटी सी जगह दे दी तो हम बात नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। तो मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग का काम नहीं करेंगी। दूसरी तरफ हो गई मॉडल्स। मॉडल्स बोलती हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैं, हमें चुपचाप से हेल्पिंग रहने दीजिए, हमें ज्यादा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ी पोजीशन। तो ये कभी भी इसका काम नहीं करेंगी। लेकिन ये जो इसके अंदर ना बेचारी ये तीन आती हैं, बी, डू और हैव, ये बोलती हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम देखिए बहुत निर्दयी हैं, हम बहुत मदद करना पसंद करते हैं, हम दोनों पालों में हैं, ना हम इधर के हैं ना हम इधर के हैं, और हम इधर के भी हैं और हम इधर के भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, तो आप इन तीनों को यूज कर लीजिए, आपका पूरा प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा मेन वर्ब की तरह। और ये बोलती हैं आपके पास अगर खुद के पास मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन आपका सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, फिर भी नहीं बन पा रहा है, तो छोटा सा हमें यूज कर लीजिए, हमारा एक टुकड़ा लगा दीजिए या हमें लगा दीजिए, हम आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प कर देंगे। तो हमें अभी तक क्या समझ में आया कि ये जो तीन है ना बेटा, ये दोनों का रोल प्ले करती हैं, मेन वर्ब का भी करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी करती हैं। तो इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हम लोग प्रॉपर एक एक क्लास इसके ऊपर करने वाले हैं। बी मैं करा चुकी हूँ, डू हम कर रहे हैं, हैव मैं जल्दी से करा दूंगी, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। तीनों की बात कर दी मैंने, पढ़ा भी चुकी हूँ, पढ़ा रही हूँ और पढ़ाऊंगी भी। तो बिना फालतू की बकवास करे अब हम अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे डू। मैंने बताया कोई भी वर्ब जो होती है वो कैटेगराइज होती है 5 फॉर्म्स के अंदर। बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, हमें V1, V2 और V3 पढ़नी होती है। बट फोर्थ वर्ब जिसको कि ING फॉर्म भी बोलते हैं, या फिफ्थ फॉर्म जिसको कि SES भी बोलते हैं, ठीक है, हम पांचों देख लेते हैं। डू की जो V1 है वो डू है, V1 वही की वही रहती है जो बेस फॉर्म होती है बी को छोड़ के। वो बी के बारे में अगर आपको समझना हो तो वीडियो पे जाइए। तो इसकी V1 क्या हो गई, डू हो गई। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ठीक है, डू हो गई। V2 क्या हो गई, डिड हो गई। V3 होती है डन। V प्लस ING होती है, इसके अंदर ING लग जाता है, डूइंग। और V की SES होती है, इसके साथ में S या ES लगा दीजिए तो ये हो गई डज। तो हमारे पास 5 इसकी फॉर्म्स हो गई, V1, V2, V3, V4, V5, हमें ये पता चल गया। अब हम देखते हैं इनका यूज कब कब होता है। इसका यूज होता है प्रेजेंट सेंटेंसेस में, ठीक है। पहली V1, जहां पर भी आपको डू दिखाई दे समझ जाइए प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है। डिड का यूज होता है हमेशा पास्ट में, मतलब काम हो चुका है, आपको ये समझ में आ जाएगा। डन जहां पर होगा वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल जब मैं डन बताऊंगी आगे की स्लाइड्स में तब बताऊंगी। डूइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है, ING हमेशा कॉन्टिन्यूअस में लगता है, जिसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और डज भी प्रेजेंट में ही लगता है। तो ये दोनों तो हो गई डज की फॉर्म,
सॉरी प्रेजेंट की फॉर्म, ये हो गई पास्ट की फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इतना समझ में आया कब कब यूज होता है और कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। अब नेक्स्ट इस तरफ आ जाइए कि हम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं इन वर्ब्स को। V1 जो होती है, मतलब कि डू जो है, उसको हम आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ साथ जब एक से ज्यादा लोग सब्जेक्ट हैं, अगर डॉग्स की बात हो रही है, बेबीज की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है, या फिर एक से ज्यादा क्वांटिटी में जब लोग हैं, एनिमल्स हैं या कुछ भी है, तो उसकी बात हो रही है, मतलब नाउन्स जब एक से ज्यादा फॉर्म में हैं, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, डू यूज करते हैं। सेम वे डज पर आ जाइए। डज हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, डॉग्स की बात होगी तो नहीं यूज करेंगे, डॉग में यूज करेंगे, बेबी में यूज करेंगे, चाइल्ड में यूज करेंगे, एक ट्री की बात हो रही है, ट्री में यूज करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए सिंगुलर में यूज करेंगे, या फिर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट में यूज करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उसके बाद डिड कहां पर यूज होगा? डिड हमेशा काम करता है सभी सब्जेक्टिव्स के साथ। मैंने यहां पर बताया कुछ सब्जेक्ट, यहां पर कुछ सब्जेक्ट बताए, लेकिन डिड इन सब के साथ काम करता है। ऊपर और नीचे के दोनों को मिला लीजिए, आई, वी, यू, दे, साथ ही साथ ही, शी, इट, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं देखता। आप अगर पास्ट का सेंटेंस है तो डिड को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर बता दिया कि सबके साथ यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डन जो होता है बेटा हमेशा हैज, हैव, हैड या फिर बीन के साथ यूज होता है। देखो पास्ट पार्टिसिपल के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, या तो वो परफेक्ट में होते हैं या फिर वो पैसिव वॉइस में होते हैं। पैसिव के अंदर हैज, हैव, हैड लगता है, और अगर परफेक्ट की बात होती है तो बी की कोई ना कोई फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीन है, ठीक है, तो उनके साथ लगता है। अगर ये ना समझ में आया हो तो अभी आगे वाली स्लाइड्स में समझाऊंगी। प्रेजेंट अगर डूइंग की बात करेंगे तो डूइंग कब यूज होगा? डूइंग बी की फॉर्म्स के साथ यूज होगा या तो। ठीक है, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है मैं लिख देती हूं यहां पर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। अभी कुछ नहीं करना, ये क्या होती है मैम कुछ समझने की जरूरत नहीं है, रट लीजिए, इसको रट लीजिए कि इनके साथ यूज होता है, बस इन सब के साथ यूज होगा, या फिर एज अ जेरेंट की तरह यूज होगा। जेरेंट क्या होती है? जब किसी भी सेंटेंस में आपको आईएनजी फॉर्म में वर्ब दिखाई दे, आईएनजी फॉर्म में कोई भी वर्ब दिखाई दे रहा है, कुकिंग दिखाई दे रही है, डूइंग दिखाई दे रही है, रीडिंग दिखाई दे रही है, स्विमिंग दिखाई दे रही है, आपको कुछ भी आईएनजी फॉर्म में वर्ब दिखाई दे रही है, लेकिन वो नाउन की तरह यूज हो रही है अगर सेंटेंस के अंदर, तो वो जेरेंट कहलाता है। ठीक है, तो या तो जेरेंट की तरह यूज होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किन किन के साथ यूज होता है, 5 फॉर्म्स कौन सी होती हैं, और ये जो फॉर्म्स हैं ये किन किन टेंसेज में, किस तरीके के सेंटेंसेज में हम यूज कर सकते हैं। ये क्रिस्प में आपको काफी कुछ बता दिया डू के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि डू, डज और डिड जो होते हैं ना बेटा, वो मोस्टली एक ही तरीके से यूज होते हैं, थोड़ा सा चेंज है वो सीखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, मैं जब आपको ये सिखा दूंगी तो आपकी 3 चीजें पूरी हो जाएंगी, डू हो जाएगी, डिड हो जाएगी और डज हो जाएगी, सिर्फ डन और डूइंग रह जाएंगी। तो हम तीनों को एक साथ सीखेंगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत जल्दी और बहुत ईजी भी लगेगा आपको। डू, डज और डिड, पहली चीज, तीनों की तीनों एज अ मेन वर्ब भी यूज होती हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, तीनों को। जैसा कि मैंने आपको बताया, बी, डू और हैव जो हैं वो दोनों पार्टी में है, ऐसा उनकी कोई एक पार्टी नहीं है, वो दोनों तरफ काम करती हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत निर्दयी हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब की तरह कब काम करती है? देखो, जब भी ये तीनों मेन वर्ब की तरह काम करेंगी, मतलब अकेली होंगी, कोई और वर्ब नहीं होगी, मतलब होगी तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो उसका मतलब होता है कि वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। मेन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी कब कब? या तो कुछ परफॉर्म करता हुआ, कोई परफॉर्मेंस दिख रही होगी, कोई एक्ट दिख रहा होगा, या फिर कुछ कंप्लीट हुआ होगा, कुछ कैरी करके ले जा रहे होंगे, कोई टास्क होगा, तब ही ये यूज होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब की तरह। एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों के। डू का एग्जाम्पल है, आई डू माई होमवर्क एवरी इवनिंग, मैं हर शाम अपना होमवर्क करता हूं, क्योंकि प्रेजेंट सेंटेंसेस में यूज हो सकता है डू,
तो याद रखिएगा प्रेजेंट सेंटेंस होना चाहिए, करता हूं। ठीक है, अब यहां पर वर्ब ढूंढ के बताइए, सिर्फ एक वर्ब है डेट इज डू, मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। उसके बाद डज पर देख लेते हैं। डज भी प्रेजेंट में ही यूज होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। यहां पर आई सब्जेक्ट है, आई के साथ डू जा सकता है, आई वी यू दे, और प्लूरल्स के साथ में आप डू को यूज करते हैं। तो डज किसके साथ यूज हुआ? ही के साथ ही साथ प्रेजेंट का सेंटेंस होना चाहिए। ही डज हिज जॉब सिंसियरली, वो अपनी जॉब सिंसियरली करता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, अब यहां देखिए परफॉर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ जॉब परफॉर्म हो रही है, यहां पर एक टास्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या बता रही हैं कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। उसके बाद भी आपको क्या करना है, सेंटेंस के अंदर ढूंढनी है नंबर ऑफ वर्ब्स कितनी है। बताइए कितनी नंबर ऑफ वर्ब्स हैं? सिर्फ ये है, दैट इज डज। इसीलिए ये मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब समझते हैं ना, जो अगर अकेली अगर एक वर्ब है जो एक्शन कर रही है, जिसके ऊपर सारा का सारा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, मेन क्रिया जो है वो मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, क्योंकि एक ही है, एक से ज्यादा होती तो हम पहले तो ये पता लगाते कौन सी मेन है और कौन सी हेल्पिंग है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डज मेन वर्ब हो गई। अब डिड की बात कर लेते हैं। डिड मैंने आपको बताया था हमेशा पास्ट में यूज होता है, और इसके साथ में कभी सब्जेक्ट मत देखिएगा, ये रूल है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सब सही है। ठीक है, शी डिड हर बेस्ट इन द एग्जाम, उसने अपना बेस्ट किया एग्जाम के अंदर, बेस्ट तरीके से एग्जाम दिया, दे चुकी है तो पास्ट का सेंटेंस है। एक्ट, कुछ एक्ट किया है, परफॉर्म किया है, इसका मतलब मेन वर्ब है। अब आप खुद देख लीजिए, शी के बाद में डिड आया है, सिर्फ अकेली यही एक वर्ब है जो सेंटेंस के अंदर यूज हुई है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो आपको समझ में आया, मेन वर्ब का जब भी ये तीनों काम करती हैं तो पहले तो आप सब्जेक्ट चेक कीजिएगा कि क्या सही सब्जेक्ट यूज हुआ है। दूसरी बात, नंबर ऑफ वर्ब्स देखिएगा, एक से ज्यादा वर्ब नहीं हो सकती, ये अपने आप में मेन वर्ब का काम कर रही होती है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको समझा दिया जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। अब दूसरी पे आते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, तीनों की तीनों। देखो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यूज ओनली इन 3 मेन सिचुएशंस। हेल्पिंग वर्ब की तरह जब भी ये काम करती हैं तो 3 सिचुएशंस ही क्रिएट हो सकती हैं। पहली होती है जब आप क्वेश्चन बनाते हैं या आप किसी से क्वेश्चन करते हैं। डू का क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू लाइक आइसक्रीम। अब ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है कि इनके साथ सेंटेंस में फॉर श्योर कोई ना कोई एक्शन वर्ब या मेन वर्ब जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जरूर मिलेगी, क्योंकि ये तो हेल्पिंग है ना। एक रूल समझ लीजिए, खाली हेल्पिंग के दम पर आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। या तो मेन वर्ब खाली होगी तो चलेगा क्योंकि वो मेन है ना, अकेले हीरो के दम पर आप पिक्चर बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हीरोइन की तरह होती है, अगर वो पिक्चर में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन मेन वर्ब तो चाहिए। हीरो के बिना पिक्चर नहीं बन सकती, उसी तरीके से आप समझ लीजिए। अभी यहाँ पर कुछ उस तरीके की बात नहीं है, ऐसा नहीं है मैम हीरोइन के साथ भी पिक्चर बनती है, अभी आपको समझाने के लिए बताया है, समझिए इस बात को। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो डू यूज करना है। डू यू लाइक आइसक्रीम, तो देखिए डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, क्यों? इसके साथ में एक और वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, तो लाइक यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। लाइक हो गई हमारी मेन वर्ब और डू हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो एक्शन वर्ब है ना, लाइक एक एक्शन वर्ब है, तो वो किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। डू हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखो यू के साथ यूज हुई है, मैंने बताया आई यू वी दे, और साथ ही साथ प्लूरल्स के साथ यूज होती है। उसके बाद डज पर आ जाते हैं। डज शी प्ले द पियानो, क्या वो पियानो बजाती है? ठीक है, उसके अंदर आप क्या देखेंगे कि डज के साथ में शी आना चाहिए या ही आना चाहिए या इट आना चाहिए या सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ब्स फाइंड करने की कोशिश कीजिए। डज तो हमें पता ही है एक वर्ब है, लेकिन प्ले क्या है, प्ले भी एक वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अगर एक्शन वर्ब है तो वो मेन वर्ब हो जाएगी और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिड। डिड का क्वेश्चन है, डिड दे अराइव ऑन टाइम, क्या वो सही समय पर पहुंच गए थे? पुरानी बात हो रही है क्योंकि डिड यूज हो रहा है, पास्ट की बात करेंगे। डिड के साथ में आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि कौन सा वो सब्जेक्ट यूज हुआ है, चलेगा दे। उसके बाद यहां पर देखिए अराइव अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और
डिड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझ में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है, ये सब अगर क्वेश्चन के, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब इन तीनों में से कोई एक दिखाई दे जाए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसका मतलब सेंटेंस के अंदर एक और मेन वर्ब हमें जरूर मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए बेटा कि कभी भी अगर सेंटेंसेस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह दिख रही होंगी तो जो नेक्स्ट मेन वर्ब होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जरूर होगी, और अगर मेन वर्ब है तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। ये रूल है, इसको लिख लीजिए। कई बार क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपसे पूछा जाता है एरर फाइंड करने के लिए या फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपको वहां पर V2, V3, V4 या कोई और फॉर्म मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वो गलत है। इन सब के साथ में हमेशा क्या आता है, हमेशा V1 आता है अगर ये हेल्पिंग की तरह यूज हो रही है। ऑब्वियसली हेल्पिंग की तरह आएंगी तभी ऐसा होगा कि एक और वर्ब आएगी, जो दूसरी वर्ब होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा V1 होनी चाहिए। ये रूल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरे तरीके से कब यूज होती है हेल्पिंग वर्ब की तरह, टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। जब आप नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब आप किसी चीज में डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, नॉट लगा रहे हैं, मना कर रहे हैं, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो भी याद रखिएगा ये सब हेल्पिंग की तरह काम करेंगी। साथ में एक मेन वर्ब जरूर होगी और वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। डू की बात करते हैं, आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। तो देखिए डू नॉट, उसके साथ में डू के साथ में एक और आ रहा है एग्री। एग्री क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में एग्री। उसके बाद शी डज नॉट नो द आंसर, नो, नो क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, अगेन V1 फॉर्म में है, और ये क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं डिड के साथ, दे डिड नॉट वॉच द मूवी। यहां पर डिड क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्यों, वॉच हमारी मेन वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब हो गई। समझ में आया। जब भी आप क्वेश्चन करें या फिर किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस को नेगेटिव करें, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो समझ जाइए क्या होना है, वो हेल्पिंग की तरह यूज होगी। तीसरा देखते हैं, फॉर एम्फसाइजेस, या फिर किसी चीज पर स्ट्रेस देते हैं या फिर हम कुछ भी कंफर्म करते हैं, किसी चीज पर हम जब जोर दे के बोलते हैं ना, किसी चीज को हम एम्फसाइज करते हैं, हम बिल्कुल बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल सचमुच करके ऐसा बोलते हैं ना, स्ट्रेस दे के बोलते हैं, पक्के से बोलते हैं, दावा देकर बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। हमेशा याद रखिए। कैसे, डू को देखते हैं, आई डू लाइक योर आइडिया, मुझे तुम्हारा आइडिया, एक होता है आई लाइक योर आइडिया, एक है आई डू लाइक योर आइडिया, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है, तुम्हारा ही आइडिया पसंद है। जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि यार बात मान जा, मुझे तेरा ही आइडिया पसंद है, तब हम हमेशा डू लगाते हैं। आप देखिए यहां पर आप चाहते तो आई लाइक योर आइडिया भी एक सही सेंटेंस बन रहा है, लेकिन हमने बीच में डू लगाया, तो जैसे ही आप डू लगा दोगे ना, मतलब पक्के से पसंद है यार, ये कंफर्म कर ले, आई डू लाइक योर आइडिया। तो यहां पर आप एक और चीज देखिए कि क्या ये अकेली वर्ब है, नहीं, अकेली वर्ब नहीं होगी, इससे ज्यादा वर्ब भी होंगी, जैसे कि लाइक, क्योंकि लाइक हो गई मेन वर्ब, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। मैं यहां पर आपको पढ़ा क्या रही हूं, यहां पर पढ़ा रही हूं डू, डिड और डज कब कब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बोल रहे हैं, या आप किसी चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी चीज पर जोर डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं, शी डज वर्क वेरी हार्ड, वो सचमुच बहुत ज्यादा मेहनत करती है। जब ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, तो आप इतना भी बोल सकते थे शी वर्क वेरी हार्ड, लेकिन आपने बोला शी डज वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, सचमुच बहुत मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तब आप इस तरीके से डज लगाते हैं। लेकिन किसके साथ आएगा, शी, ही, इट या फिर सिंगुलर्स के साथ। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, आपको जब एरर फाइंड करने के लिए आएगी ना, तो हो सकता है कभी सब्जेक्ट गलत लगा हो सकता है कि प्रेजेंट का सेंटेंस होना चाहिए लेकिन पास्ट में क्रिएट किया गया हो, या फिर हो सकता है कि एक वर्ब एक से ज्यादा वर्ब जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर एक से ज्यादा मिल जाए, जहां पर सिंगल मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए वहां पर सिंगल मिल जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं हर सेंटेंस में सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं वो सब बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद डिड पे आ जाते हैं। ही डिड फिनिश हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया,
कर लिया, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ नॉर्मली भी बोल सकते थे ही फिनिश हिज होमवर्क, लेकिन उसने क्या बोला है, ही डिड फिनिश हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, उसने सचमुच अपना होमवर्क कर लिया है। तो आपने क्या किया, स्ट्रेस डाला। तो देखिए हमेशा इन तीन ही तरीकों में आप हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों की हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं। डन और डूइंग की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बहुत ईजी हो गया यार। डू है, डू के अंदर 5 फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स में से 2 हटा दी, डेट इज डूइंग हटा दी, डन हटा दिया, बची 3। क्या, डू, डज और डिड। अब डू, डज और डिड जो है मेन वर्ब तो है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग कब कब होंगी, 3 कंडीशंस बता दी। या तो क्वेश्चन बन रहा होगा, या नेगेटिव कुछ होगा, या फिर क्या होगा, किसी चीज पर स्ट्रेस दे रहे होंगे। अब इनके साथ सब्जेक्ट्स भी बता दिए क्या क्या होने चाहिए, साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब ढूंढिए और क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब बस एक और बचा है, एक तरीका और है, डेट इज फिक्स्ड एक्सप्रेशंस विद डू। अब हम देखेंगे कि ये जो डू है ना, वो तीसरे तरीके से कैसे यूज होता है। तो कहीं कहीं पर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब कि डू आएगा ही आएगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस आप इन्हें देख लीजिए। जैसे कि डू द लॉन्ड्री, डू होमवर्क, डू बिजनेस, डू योर ड्यूटी, डू एक्सरसाइज। तो ये देखो, ये ना हमेशा यही आएंगे। जैसे लॉन्ड्री क्या होती है, लॉन्ड्री कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाना, इन सब से रिलेटेड लॉन्ड्री कहते हैं। तो हमेशा है ना डू ही आएगा। आप टेक लॉन्ड्री, पे लॉन्ड्री, गिव लॉन्ड्री, हैव लॉन्ड्री ऐसा नहीं बना सकते, इसके साथ हमेशा डू ही आएगा। होमवर्क के साथ हमेशा कोई बोलेगा तो यही बोलेगा डू होमवर्क, ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है। डू बिजनेस, बिजनेस करो, डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो, डू एक्सरसाइज, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ डू आएगा, इन्हें कहते हैं कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस मतलब इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली उसी एक्सप्रेशन के साथ आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाकर आपके लिए स्पेशली रखा भी है। जैसे कि मेक आ गया, अब मेक ट्रिप ही होता है, ठीक है, मेक मिस्टेक ही होता है, ठीक है, मतलब मिस्टेक के लिए, ट्रिप के लिए, प्लान के लिए मेक यूज किया जाता है। उसके बाद गेट हो गया, तो गेट जॉब हो गया, गेट रेडी हो गया, गेट ही आएगा, हैव रेडी नहीं आएगा, गिव रेडी नहीं आएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे ये जो दूसरे वाले वर्ड्स है ना, ये कभी आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हैव आ गया, हैव लंच, हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट। आप उसके अलावा कुछ और नहीं यूज कर सकते। करने को बहुत बड़ा सेंटेंस है, नाश्ता कर लीजिए, सिर्फ इतना बोलेंगे, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद पे अटेंशन, ठीक है। उसके बाद पे बिल, उसके बाद टेक अ फोटो। ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, इन्हें कॉलोकेशंस कहते हैं। ये जिस तरीके से यूज होते हैं हमेशा वैसे ही यूज होते हैं। मैं ये आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको डू समझ में आ पाए। गिव परमिशन, कीप साइलेंट बोलते हैं। उसके बाद कीप गोइंग, ठीक है, कीप डूइंग, वो कैच अ बस। तो ये जो होते हैं ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं, उसी तरीके से डू यूज होता है इन सब चीजों के साथ में, ठीक है। हो गया, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, वी जनरली यूज डू विद द वर्क, जॉब एंड टास्क, ठीक है। हम कहाँ पर यूज करते हैं, वर्क पर, जॉब पर, टास्क पर। बट मेक, जैसे कि मेक है वो क्रिएशंस के लिए यूज होता है, जैसे कि मेक अ केक, मेक अ प्लान। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि डू जो है कभी कभी फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है, जैसे कि ये सारे लिखे हुए हैं, इनके साथ आएगा ही आएगा। पेपर में कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। अब हमें डन और डूइंग पढ़ना है, इसी स्लाइड के ऊपर खत्म कर देती हूँ। डन जो है वो क्योंकि V3 है तो वो पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब है। याद रखिए जो भी V3 है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V3 जितने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उन्हें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ऑलवेज यूज्ड विद, किस किस के साथ यूज होगा, याद रखिए डन कभी अकेला नहीं होता। पहली बात तो डन कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, डन हमेशा मेन वर्ब होगी, ठीक है। वो 3 ही थे जो हेल्पिंग भी यूज हो सकते थे, डन मेन वर्ब की तरह ही काम करता है। ऑलवेज यूज्ड विद हमेशा हैज, हैव, हैड या फिर बीन के साथ आपको मिलेगा, या फिर बी की किसी फॉर्म के साथ भी मिल सकता है। तो किस किस के साथ मिल गया, इनके साथ मिल गया, बात खत्म। यहाँ पर लिखा है कैन नॉट स्टैंड अलोन विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब की उल्टा जरूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसे उल्टा जरूरत पड़ती है कि भाई आओ सहारा चाहिए, हमेशा लाठी चाहिए खड़े रहने के लिए, कभी अकेला नहीं खड़ा रह सकता, हमेशा उसे सहारा चाहिए। डन अपाहिज है, आप ये समझ लीजिए, और उसकी जो लाठी है वो ये सारी है।
बात खत्म। किसी भी सेंटेंस के अंदर डन अकेला मिल जाए समझ लो गलत है, ठीक है। मेन वर्ब की तरह ही काम होगा, एक से ज्यादा वर्ब मिल जाए गलत है, ठीक है। बात खत्म हो गई। आई हैव डन, सॉरी एक से ज्यादा वर्ब मिल जाए मतलब कि मेन वर्ब यही रहेगा। एक से ज्यादा क्या हो सकती हैं, एक से ज्यादा सिर्फ ये लग सकती है, हैज, हैड, हैव और हैड बीन, ये सब लग सकता है। जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क, हैव लग गया। लाठी चाहिए, लाठी आ गई, सही है इसका मतलब। द वर्क वॉज डन, डन के साथ में क्या लग गया, वॉज लग गया। आप कहेंगे मैम वॉज तो नहीं बोला, मैंने बोला बीन या फिर बी की कोई भी फॉर्म। बी की क्या क्या फॉर्म है मैं लिख के आई हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या फिर बीइंग, ये सब किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कुछ भी सीखना है तो बी वाली जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बी की कोई भी फॉर्म लग जाएगी। अब क्या लग गया, वॉज लग गया, ठीक है। पुरानी बात हो रही है इसीलिए वॉज लग गया, सिंगल चीज के लिए वॉज लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वॉज लग गया। देखो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हैज, हैव और हैड लगेगा, सिर्फ V3 के सेंटेंसेस में ही हमेशा लगता है। साथ ही साथ ये वाला बाय देम लिखा है इसीलिए पैसिव का सेंटेंस है। अगर आपको ये खिचड़ी लग रही है ना कि मैम पैसिव भी बता रही हो, परफेक्ट भी बता रही हो, ये भी बता रही हो, वो भी बता रही हो, तो बहुत छोटी सी बात, डन जब भी लिखा आएगा तो या तो देखो इनमें से किसी के साथ आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, या फिर हैज, हैव और हैड के साथ आएगा। सब भूल जाइए किसका है, किसके साथ आएगा, क्या होगा, भूल जाइए। ये 5 6 7 8 चीज़ें, 8 वो हो गई, 3 ये हो गई, 11 चीज़ें रटना तो पड़ेगा बेटा क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम देने की बात करते हो, ठीक है। अब ये हो गया मैं हमारा डन कंप्लीट। अब डूइंग पे आते हैं। देखो आईएनजी वर्ब जहाँ भी, वर्ब के साथ में आईएनजी जहाँ भी लगेगा वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे V3 पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, ऐसे ही आईएनजी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, V प्लस आईएनजी फॉर्म कहलाती है, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म कहलाती है। अब इसके बाद में क्या कैसे कैसे यूज हो सकते हैं, विद बी वर्ब, या तो बी की वर्ब के साथ यूज होगी। अगेन ये सारे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इन सब के साथ में यूज होती है आईएनजी। जैसे कि आई एम, एम क्या है, बी की फॉर्म है, एम ये रहा, आई एम डूइंग माई वर्क हो गया। या फिर एज अ जेरेंड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जेरेंड क्या होता है। जेरेंड मतलब आपको कोई भी वर्ब, मैं सिर्फ डूइंग की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी वर्ब जब आपको किसके अंदर दिख जाए, आईएनजी फॉर्म में हो, लेकिन आपको फील हो यार ये वर्ब नहीं है, ये है नाउन, तो वो क्या हो जाता है, जेरेंड हो जाता है। कोई भी वर्ब उठा लो, अगर आईएनजी फॉर्म के अंदर दिख रही है सेंटेंस के अंदर लेकिन आपको फील हो रहा है ये नाउन की तरह एक्ट कर रही है तो वो जेरेंड हो जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डूइंग एक्सरसाइज डेली इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर डूइंग है, आईएनजी फॉर्म है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जेरेंड हो गया। तो ये हो गए 2 यूजेस, डूइंग या तो बी की किसी फॉर्म के साथ आएगा या फिर एज अ जेरेंड काम करेगा। बहुत आसान है। डन किस किस के साथ काम करेगा, लिख भी देती हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये मैं यहाँ पर इतना क्यों लिख रही हूँ पता है, इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में ये काम आ रहा है। यहाँ पर भी बी की फॉर्म के साथ आ सकता है, वो भी बी की फॉर्म के साथ आ सकता है, इसीलिए लिख दिया। अब ये मैं ऊपर वाले के लिए लिख रही हूँ, हैज, हैव, हैड। बस ये सारे की बात जब हो रही है तो डन के साथ में बात करेंगे और डूइंग के साथ में सिर्फ यहाँ तक, बीन तक। हैज, हैव और हैड बेटा हमेशा V3 वाले सेंटेंसेस में आता है जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डू कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट क्लास में हैव कराऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाए हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कुछ अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।